तो बच्चे लोग आज का टॉपिक अपना है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको पूरी एक लिस्ट ऑफ रिएक्शन समझाता हूँ, हर एक वर्ड हर एक टर्म अपन समझेंगे क्या कैसे कैलकुलेशन करनी है, और उसके बाद में जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो अपन क्वेश्चन में भी ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में फिर आई विल टेक द डाउट सॉल्विंग, राइट। चलो, तो केमिकल काइनेटिक्स का फंडा क्या था पहले ये तो समझ लो जरा। केमिकल काइनेटिक्स में अपन क्या फंडा पढ़ते हैं, सिंपल भाषा में अगर बोले तो व्हाट डू वी स्टडी? वी स्टडी द रेट एट विच केमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको सिखाया था कि आप एनर्जी चेंजेस को पढ़ रहे हो, यहां पर आप रेट को क्या मैं स्पीड बोल सकता हूं, हाँ कि ना, कितना फास्ट कितना स्लो, है ना। पर स्पीड ये गलत वर्ड हो जाएगा ना, स्पीड आप फिजिक्स में क्या बोलते हो, मीटर पर सेकंड में होती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको इस चैप्टर के बारे में एकदम क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि ये जो रेट है आप इसको मेजर कैसे करोगे। जैसे आपको अगर मैं कोई बोलूं कि किसी बॉडी की स्पीड मेजर करनी, तो आप बोलते हो सर मीटर पर सेकंड में, है ना। यहां पर आप रेट को कैसे मेजर करोगे, आप सिंपली मेजर करोगे कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम के हिसाब से। क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम के हिसाब से आप मेजर करो। तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला और सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब क्या सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चलेगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन देख के थोड़ी चलेगा, कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ, कितना बदला पर यूनिट टाइम। व्हाट इज यूनिट टाइम हियर? पर सेकेंड, राइट। Of course, standard unit of time is second. But is it practical for you to measure it in seconds? Tell me this. तुम केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो तुम क्या एक एक सेकंड का मेजरमेंट लेने वाले हो प्रैक्टिकली? नहीं ना। तुम क्या बोलोगे कि अच्छा ये आधे घंटे में हो गया, 30 मिनट्स में हो गया, 20 मिनट्स में हो गया, 1 आवर, 1 घंटे में हो गया, 2 घंटे में हो गया, राइट। तुम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हो कॉलेज में जाके, तो क्या करते हो प्रैक्टिकली, तुम फ्यू मिनट्स का एक्सपेरिमेंट करते हो ना, पर सेकेंड तो चेक नहीं करते हो। बोलो हाँ कि ना। ओके, सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम आप प्रैक्टिकली क्या करते हो, आप मिनट्स में देखते हो। आप बोलने के लिए हम लोग सेकंड्स बोलते हैं, बट आप प्रैक्टिकली क्या करते हो, आप जब रिएक्शन कर रहे हो उसको मिनट्स में देखते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखोगे फ्यू मिनट्स वगैरह के हिसाब से। सेकेंड उसका स्टैंडर्ड यूनिट है ऑब्वियसली, पर हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में मिनट्स आएगा, तो ये दिमाग में बात रखनी है कि आंसर भी ज़्यादा करके हमको मिनट्स में ही एक्सपेक्ट किया जाएगा in most of the questions, most of the options, as well as क्वेश्चन में भी मिनट्स में ही दिया रहेगा मेजॉरिटी प्लेसेस, ठीक है। चलो, ये तो वही बात कि भाई एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये जो चेंज है, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, क्या ये हर बार सेम ही रहेगा, एक जैसा ही रहेगा? नहीं, ये जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है ये रिएक्टेंट के लिए अलग तरीके का होता है और प्रोडक्ट के लिए अलग तरीके का होता है। इसका क्या मतलब कि रिएक्टेंट्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है विद टाइम, और प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, विद टाइम बढ़ते रहता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि फॉर रिएक्टेंट्स अगर मैं बोलूँगा तो ये क्या होने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स लेस, कम हो जाती है ना। और प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है ना। क्योंकि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हो तो आपने केमिकल रिएक्शन किया, एट द बिगिनिंग ऑल द रिएक्टेंट्स आर इन प्लेस, देयर इज नो प्रोडक्ट दैट एग्जिस्ट्स, है ना। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्टेंट खर्च होते हैं वैसे वैसे प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं बच्चों, है ना। तो ये फंड है। तो आप बोलोगे सर ठीक है ये तो लॉजिक हो गया, बट इसका हम लोगों को एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज को हम लोग नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है। तो अब जब आपको मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा और जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अच्छा नेगेटिव लिखा है मतलब ये डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव लिखा है मतलब ये इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। क्या ये भेजे में गया सबके?
राइट। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग अभी हमारे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले पे। ठीक है, तो बेसिक मैंने आपको सिर्फ प्रेमिस समझा दिया कि चैप्टर का प्रेमिस क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि एक एक फॉर्मूला में एक एक टर्म किस तरह से लिखा जाएगा। चलो, तो पहला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है पहला? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट पहला कॉन्सेप्ट है। तो एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/a। माइनस का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो ये रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूं कि प्रोडक्ट के लिए लिख रहा हूं? रिएक्टेंट के लिए। तो ये ऑब्वियस हो गया, देखो ना कितना सिंपल है बच्चों, ज्यादा सोचना ही नहीं है अपने को, है ना। अच्छा, एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन, क्या बोला मैंने? एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन। इस पे रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया है ध्यान से देखना। रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। क्या मतलब है इसका? जो स्मॉल ABCD है वो क्या है बच्चों? वो स्टोइशियोमेट्रिक है ना, नंबर्स है ना, फ्रैक्शंस जो 1 2 3 4 मोल्स, हमारे नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो है ना। और ABCD क्या है? A और B क्या है? रिएक्टेंट्स है। C और D क्या है? कोई गधा भी बता देगा, ये तो देख के समझ रहा है ना। हाँ, A और B रिएक्टेंट है और C और D क्या है? प्रोडक्ट है। ये तो दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसका ये मतलब कि जब A और B के रिलेशन में लिखूंगा तो माइनस साइन आएगा, बोलो हाँ कि ना, और C और D के रिलेशन में लिखूंगा तो प्लस साइन आएगा, बोलो हाँ कि ना। बात समझ में आ गई? काफी सिंपल, कितना इजी। इस तरह से देखना। ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत आसान चैप्टर है, बट बिना वजह इसको लोगों ने डिफिकल्ट बना के रखा हुआ है। आपको रियलाइज होगा बहुत ईजी है वंस यू गेट द बेसिक आइडियाज। मैं आपको ऐसा नहीं कि चलो मैंने फॉर्मूला लिस्ट लिखा दिया और बोला चलो सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ मैं आपको समझाते जा रहा हूँ कि क्या है फॉर्मूला, क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना। डी ऑफ ए बाई डी टी है ना, आपको सबको डेरिवेटिव्स तो आते ही है ना। डी ए बाई डी टी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम। हाउ डू यू शो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन? डी से तो चेंज पता चला और कॉन्सेंट्रेशन इज शोन बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह से। ओके, इज ऑल्सो इक्वल टू -1/b डी ऑफ b बाई डी टी विच इज ऑल्सो इक्वल टू, अभी c के लिए प्लस या माइनस? प्लस है ना। d के लिए प्लस या माइनस? काफी इजी, प्लस साइन। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है। क्या ये बात समझ में आ गई? है ना। ये रहा dB बाई डी टी, डी सी बाई डी टी और डी बाई डी टी। तो ये तो हमारा वो फॉर्मूला नंबर 1। मतलब जब आपको केमिकल रिएक्शन दिया होगा जहां पे स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो भी दिए होंगे, तो उसका रेट आप चारों में से कोई एक भी दिया रहता तो मेरा काम हो जाता। चारों में से कोई भी एक भी दिया रहता ना, तो माई वर्क वुड बी वेरी वेरी इजी। ए बी सी या डी चारों में से किसी एक का भी मेरे को वो कॉन्सेंट्रेशन दे देता तो आंसर मेरे को आ जाता। सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, इसकी ट्रिक, हाँ इसकी ट्रिक क्या है? अब जैसे थर्मो सिखाते वक्त मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि भाई जब गैस दिया हो तो W यूज़ करना, रिवर्सिबल दिया हो तो W मैक्स यूज़ करना, रिएक्शन दिया होगा तो W इज इक्वल टू डेल्टा NRT, डेल्टा N यूज़ करना, है ना। टिपिकल चीज़ें बताई थी। वैसे भी यहाँ पे भी बताऊंगा कि कौन सा वाला कहाँ पे यूज़ करना है। चिंता मत करो, पहले सारे फॉर्मूले देख लो, फिर बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं अपन। सेकंड फॉर्मूला बोलता है रेट इज इक्वल टू के a रेस टू x b रेस टू y, a रेस टू x b रेस टू y। अब ये बात जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये जो पहला था उधर भी रेट डिफाइन कर रहे थे, दूसरे वाले में भी रेट डिफाइन कर रहे थे। मतलब रेट को डिफाइन करने के दो तरीके, बोलो हाँ कि ना। क्लियर?
पहले वाले इक्वेशन ने बोला कि भाई रेट को आप ए बी सी और डी चारों के तरफ से डिफाइन कर सकते हो। इसका क्या मतलब था कि भाई रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, दोनों की तरफ से उसको डिफाइन किया जा सकता है। ये था एवरेज रेट का फंडा। बोलो हाँ कि ना? सबको समझा? बहुत सिंपल बात है ना। एवरेज रेट का फंडा ये था कि आप बोलोगे कि ए बी सी डी यानी कि रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, दोनों के टर्म्स में मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं। हम बोलेंगे ठीक है। ये जो दूसरा फंडा आया रेट का, ठीक है, बहुत लोग इसको इंस्टेंटेनियस रेट भी कहते हैं, ठीक है, बट इसको हम लोग सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ये बोलता है कि भाई सिर्फ ए और बी लिखो, यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। सिर्फ ए और बी लिखा है ना मैंने, सी और डी है मेरे इक्वेशन में, सेकंड वाले में सी और डी नहीं है ना। इसका मतलब वो क्लैरिफाई ये कर रहा है कि बॉस जो रेट है ना रिएक्शन का, वो सिर्फ रिएक्टेंट्स पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट पे नहीं कर रहा। इसका सिंपल भाषा में मतलब समझाता हूं। आपके पास पैसे हैं और आप सामान खरीद रहे हो, ऐसे मान लो आपके पास पैसे हैं और आप सामान खरीद रहे हो, ठीक है। सो यू विल कन्वर्ट द मनी into items that you will buy, items nahi, into things that you will buy. Item sounds bad, हाँ. So if you have the money that you will convert into things that you are going to buy. एक आदमी बोलता है भाई कि मैं कितने रेट से पैसा खर्चा करूंगा, मतलब मेरे पास एक्स अमाउंट है, मैं कितने टाइम में खर्चा करूंगा, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई वांट टू बाय। You will convert the money into things, you want to buy things. One person will say कि भाई my rate of spending money will depend on what I want to buy, मतलब on my products. Another one will argue कि भाई my rate of spending will depend on how much money I have. तेरे पास लाख रुपए है, तू जल्दी जल्दी खर्चा करेगा, तेरे को कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। मेरे पास 200 रुपये ही है, मैं स्लो स्लो सोच समझ के खर्चा करेगा। लॉजिकल बात लग रही है आपको? ये सही बात है ना। बस यही यहां पर भी फंडा है कि पहले वाले में हमने बोला कि भाई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों मिलकर रेट बता सकते हैं, पर दूसरे वाले में हमने बोला नहीं यार, सिर्फ रिएक्टेंट्स ही बताएंगे कि शुरुआत में तुम्हारे पास कितना था कॉन्सेंट्रेशन, उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आया कि कम पैसा है तो सोच सोच के धीरे धीरे खर्चा करोगे, और बहुत है तो जल्दी जल्दी खर्चा करोगे। सही बात है। तो रेट डिफाइन हुआ ना उससे। रेट क्या है? स्पीड है ना, जल्दी खर्चा किया है कि कम स्लो खर्चा किया, बस वही तो है। तो सेकंड वाले में उन्होंने ये बोला बॉस कि आप ना रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से देखो। तो हमने बोला ठीक है, हमने बोला ओके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे, बट ये के एक्स और वाई क्या है? तो ये के जो है ये आपका क्या है? ऑब्वियसली आपका रेट कांस्टेंट है। क्या है ये? रेट कांस्टेंट है। और एक्स और वाई दोनों ऐसे टर्म्स हैं जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर्स बनते हैं। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की क्या बनते हैं? पावर्स ना, एक्स और वाई। तो इनको मिलाकर अपना एक टर्म बनता है जो बहुत फेमस टर्म है, आपको पता ही है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये मैंने आपको एचडीए में भी कराया था, बोला था फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, SN1 SN2, याद होगा सभी बच्चों को। दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो x प्लस वाई क्या बन जाता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हुई बात? अब जरा ऑर्डर के बारे में थोड़ी चीजें जान लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नोट, ऑर्डर कैन ओनली be determined experimentally। बात समझ में आई? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तुम इक्वेशन को देखकर उसका ऑर्डर बता सको, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट अ थियोरेटिकल थिंग, इट्स एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। क्या ये बात सबके भेजे में गई? क्लियर कट, ठीक है, ओके। ऑर्डर
कैन बी इंटीजर, ठीक है, ऑर्डर कैन बी इंटीजर, इसका मतलब क्या, ऑर्डर या फिर ऑर्डर कैन बी होल नंबर और फ्रैक्शन, दोनों हो सकता है, होल नंबर और फ्रैक्शन, ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर होल नंबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसके साथ में मॉलिक्यूलरिटी एक टर्म आता है, आगे आएगा, वो होल नंबर ही होता है, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये भी बात क्लियर है। तो ऑर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। एंड तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके सिलेबस में ऑर्डर की कितनी वेराइटीज हैं, ऑर्डर की कितनी वेराइटीज है आपके सिलेबस में। जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर। पर हम लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा करके आते हैं जीरो, सूडो फर्स्ट और फर्स्ट पे, सेकंड पे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, ध्यान से देखो। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, एंड सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अब ये होता क्या, ये एग्जैक्टली ये ऑर्डर का मतलब क्या है। सिंपल भाषा में बोले तो रिएक्टेंट्स में चेंज होने के टाइम पे, यानी कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने के टाइम पे प्रोडक्ट्स किस रेशियो में बदलेंगे, या रेट किस रेशियो में प्रोडक्ट्स नहीं सॉरी रेट किस रेशियो में बदलेगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर। रेट किस रेशियो में बदलेगा उसको बोलते हैं ऑर्डर। जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, इफ आई से रेट इज इक्वल टू ए रेस टू 2, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर कितना हुआ इस रिएक्शन का, पहले बताओ, 2। क्लियर, ऑर्डर कितना हुआ, 2। इसका मतलब है कि A बिकम्स डबल, सपोज A बिकम्स डबल, देन रेट बिकम्स 4 टाइम्स। एकदम इजी। अच्छा, सपोज ऐसा लिखा है, रेट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली K भी रहेगा यहां पे, बट आई डोंट केयर अबाउट K, आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इंपॉर्टेंट। सपोज मैं बोलूं A रेस टू हाफ एंड B रेस टू 2, मतलब ऑर्डर इज हाफ विद रिस्पेक्ट टू A एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू B। मतलब A को डबल करेगा तो रेट आधा हो जाएगा, A को 4 टाइम्स करेगा तो रेट 1/4 हो जाएगा, समझा। और B को डबल करेंगे तो रेट 4 टाइम्स, B को 0.5 टाइम्स करेंगे तो रेट 1 टाइम, ऐसे चेंज होगा। तो ये जो ऑर्डर है वो सिंपली आपको ये बताता क्या ऑर्डर, ये बताता है कि भाई कितने रेशियो से ये चेंजेस दिखने वाले, ठीक है ना। तो कोई आपको पूछे भाई ऑर्डर समझाओ, तो आप क्या बोलोगे कि भाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने पर रेट में कितना चेंज आएगा, कितने रेशियो का चेंज आएगा, वो ऑर्डर है। ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है, x+y। क्या हम देख के बता सकते, नहीं, कैसे करना है, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है बच्चों। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन रहेगा कि भाई रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेस टू 0.5 और B रेस टू 2.5, समझो, तो आप बोल सकते हो ना, तब तो आपको दिख रहा है सामने कि वो लोग ने एक्सपेरिमेंट करके ये लिख के दिया है 0.5 और 2.5। तो ऑर्डर कितना हुआ ऐसे रिएक्शन का बच्चों, ऑर्डर हुआ 3, 0.5 प्लस 2.5, सिंपल है ना। x+y इज योर ऑर्डर, इतना इजी है ये। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, आई होप सो। चलो तीसरा जाते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे। तीसरा हम लोग जाते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, अब प्रॉब्लम क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ की।
इंटीग्रेटेड रेट लॉ की प्रॉब्लम ये है कि ये हर एक टाइप के रिएक्शन के लिए, जो आपको यहां दिख रहा है ना, ये हर एक टाइप के लिए इस लॉ का जो फॉर्मेट है वो अलग है। अच्छा, पहली बात, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इज नॉट अ लॉ, इट्स एक्चुअली एन इक्वेशन। एक्चुअली एन इक्वेशन। तो जरा समझ लेते हैं कि क्या क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि एग्जिस्ट तो जीरो, फर्स्ट, सूडो फर्स्ट और सेकंड बहुत कुछ करता है, बट हम लोग बात करेंगे सिर्फ जीरो और फर्स्ट दो की, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ जीरो और फर्स्ट है। ठीक है, उसमें से भी काफी कुछ एक्चुअली डिलीटेड है आपके लिए, बट मैं सारा करा रहा हूं। ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ को मैं ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ रहा है बच्चों? पहले मैं लिख रहा हूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। क्या बोलता है? AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। अब इसका मतलब थोड़ा सा अजीब समझ में नहीं आता लोगों को कि क्या लिखा है, तो जरा समझाता हूं कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। वेयर AT के ये टर्म्स का मतलब क्या है? A0 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन जस्ट चालू होने वाला है ना, उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना था। सिंपल भाषा में बोलूं तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोल दूं, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ कि ना, है ना। और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये लंबी चौड़ी भाषा में दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल टू 0। अरे भाई इनिशियल बोल देना, ठीक है। के क्या है ये तो आपको पता ही है, के तो मालूम है ना, रेट कांस्टेंट ऑब्वियसली। AT क्या है? तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम। सपोज तुमको ऐसे कोई बोल रहा है कि भाई एक रिएक्शन अभी चालू हुआ और 5 मिनट के बाद में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 20% बची, तो शुरुआत में कितनी थी? 100% थी, और टाइम t यानी कि 5 मिनट के बाद में 20% बच गई। समझ में आ गई बात? वो हुआ A0 और AT। क्लियर हुई? यस, ओके। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे, दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या करेंगे? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बोलता है वो? फॉर्मूला क्या है? वो बोलता है K इज इक्वल टू 2.303 बाय T लॉग ऑफ A0 बाय AT। अगेन लॉजिक सेम। K क्या है? रेट कांस्टेंट। T क्या है? टाइम। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। AT क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये जो फंडा है ये इस इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या ये बात क्लियर हुई? हमें सिर्फ क्वेश्चन जब दिया रहेगा, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तो आपको आइडिया आएगा। हमें क्वेश्चन में क्लैरिटी के साथ में ये सारी वैल्यूज दी रहेगी, कितना टाइम है, कितना रेट कांस्टेंट है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन से चालू किया था, कितने कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंचेंगे। यहाँ पर 4 आपको टर्म्स दिख रहे हैं, 4 में से 3 टर्म दिए रहेंगे, चौथा ढूंढने का। बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता इस पर। ठीक है, बहुत सिंपल। तो बिल्कुल टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालेंगे? AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0 और K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग ऑफ A0 बाई AT।
चौथा है बच्चों द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। क्या बोला मैंने? हाफ लाइफ इक्वेशन, हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन रिएक्शन। ओके, हाफ लाइफ होती क्या है? हाफ लाइफ यानी कि जिसको हम लोग टी हाफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टी हाफ, जस्ट टू शो हाफ लाइफ यानी कि टाइम, टाइम दिख रहा है टी, हाफ लाइफ, टी हाफ इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू बिकम क्या? ऑब्वियसली हाफ, है कि नहीं? टाइम रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू बिकम आधा। तो अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे बच्चों, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं व्हेन टी इज टी हाफ, व्हेन टी इज टी हाफ, ए टी इज ए नॉट बाई टू। बोलो हाँ कि ना? जब रिएक्शन अपने आधे टाइम को कवर कर चुका तो ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन भी आधी हो गई उस टाइम तक। बोलो यस और नो, यही तो डेफिनेशन है, सही है ना? हाफ लाइफ की इंपॉर्टेंस बहुत है। फिजिक्स में एक चैप्टर है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, वहां पे आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ निकालते हो, याद होगा तो, है ना? और प्लस कार्बन डेटिंग, कार्बन ट्रेसिंग वगैरह में हम लोग बहुत कुछ इधर यूज भी करते हैं इसको। तो ये जो हाफ लाइफ है इसका ये तो सिंपल फंडा है, पर इसके फॉर्मूले क्या है? अगेन फॉर्मूले देखते हैं। फिर से वही फंडा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, पहले फॉर जीरो ऑर्डर लिख दें। फॉर जीरो ऑर्डर टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू के। बहुत ही इजी, टी हाफ इज ए नॉट बाय टू के। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन होता है हमेशा, टी हाफ इज 0.693 बाय के। कैसे आया जरा वो भी समझा दूं। इमेजिन करो मैंने क्या बोला यहां पे कि जब टाइम टी हाफ है तो ए नॉट की जगह पे ए नॉट बाय टू हो गया, बरोबर है? तो ऊपर न्यूमरेटर में log 2 आ गया। बोलो यस और नो? ए नॉट कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर न्यूमरेटर में log 2 आ जाएगा। log ऑफ 2 कितना होता है? 0.3010। 2.303 इंटू 0.3010 कितना होता है? 0.693 होता है। और डिनोमिनेटर में टी हाफ तो है ही, सही बात है। ऐसे 2 सेकंड में आप डिराइव भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका क्या? हाफ लाइफ का इक्वेशन। क्या ये क्लियर है? Now Arrhenius equation is not there technically in your syllabus. Arrhenius equation is for the temperature change of a chemical reaction. But मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ टेम्परेचर चेंज के बारे में, जिससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, Arrhenius इक्वेशन ने एक्चुअली बोला क्या था, जरा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ सिर्फ, उसके ज़्यादा इक्वेशंस में नहीं घुसेंगे अपन, rather we'll focus our time on the solving part. तो Arrhenius इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब्स टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन। क्या डिस्क्राइब करता है वो? रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर से क्या लेना देना है वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वो Arrhenius इक्वेशन। Arrhenius इक्वेशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। वो नोट क्या है ध्यान देना, ये सिर्फ सीईटी नहीं, आपको जेई भी एग्जाम, जेई अभी आप मेंस एग्जाम देने जाओगे उसमें भी काम आ जाएगा, इसलिए लिखवा रहा हूं। ये प्रूवन है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ये,
फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कितना? फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, rate of reaction becomes डबल। मतलब 10 डिग्री बढ़ाओ डबल हो गया, और 10 डिग्री बढ़ाओ फिर डबल हो गया, और 10 डिग्री बढ़ाओ फिर डबल हो गया, ऐसा फंडा है। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर the rate of reaction becomes double। ये सिर्फ एक छोटी सी नोट करके आप रख लेना, ठीक है बच्चों। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या आप बोलते हैं सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इस चैप्टर को, तो बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है, टू बी ऑनेस्ट, बेसिक चीजें। और इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, जैसे ग्राफ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे बीच बीच में आएंगे, वो हम लोग एज जैसे अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कवर करते जाएंगे, ठीक है? फेयर इनफ। चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन आते जाएगा और उसको अपन साथ में सॉल्व करेंगे, राइट? आई जस्ट कीप द शीट्स आल्सो विद मी जस्ट इन केस, ठीक है? वैसे इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को सीईटी के ही हैं, प्रीवियस ईयर के, या कुछ क्वेश्चंस AIEEE के भी हैं, ठीक है ना? तो चिंता की बात नहीं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर एज। 2016 सीईटी का क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अभी मैंने दो मिनट पहले ये बताया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। चलो ये सारे या PYQs भी लिख सकते हो आप, ये PYQs है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना। चलो तो फर्स्ट वाला सीधा सीधा आंसर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। इनफैक्ट मैंने अभी आपको डिराइव भी कैसे करना वो भी बताया थोड़ी देर पहले, कि आप सिर्फ log 2 को ऊपर लेके जाओगे, AT को A नॉट बाय हाफ, A नॉट बाय 2 करोगे तो log 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर 0.693 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में देखो 2 बैक टू बैक क्वेश्चन थे, मतलब इसके केमिकल काइनेटिक्स के, है ना। Average rate for the following reaction. Look at the format of the reaction they've given you. What is the reaction given to you? See, it is 2SO2 plus O2 gives 2SO3, है ना बच्चों? ये किस फॉर्मेट में बैठ रहा है? मैंने जो सबसे पहले लिखवाया था वही है ना। और कैसे आपको हिंट मिला चेक करो। देखो हमने एवरेज लिखा है, एवरेज, है ना। और रिएक्शन का आप फॉर्मेट भी देखेंगे तो फॉर्मेट भी अपना सिमिलर है, देख रहे हो, देख सकते हो सब लोग। तो इस चीज को ध्यान देना कि आपका जो फॉर्मेट है वो किस तरह का है, ठीक है बच्चों। क्या आएगा आंसर, आप देखो खुद मुझे बताओ। रेट विल बी इक्वल टू SO2 के हिसाब से प्लस की माइनस, -1/2। क्यों? क्योंकि देखो ये रहा ना A, -1/2 D ऑफ SO2 बाई dt इक्वल टू माइनस, आगे कुछ नहीं है तो D ऑफ O2 बाई dt इक्वल टू प्लस 1/2 D ऑफ SO3 बाई dt। इजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको आपके स्क्रीन पे? A B C D, सीधा सीधा ऑप्शन
बी यानी कि बॉम्बे। कैन यू सी दैट? चेक करो, ये देखो ये रहा, है ना बच्चों? यस। चलो नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट वाले में उसने रिएक्शन लिख के दिया, वो तो ठीक है, पर रेट लॉ का एक्सप्रेशन भी लिख के दिया है ना, रेट लॉ का एक्सप्रेशन भी लिख के दिया है। तो जरा समझते हैं कि क्या बोल रहा है वो। तो पहले उसने रिएक्शन लिख के दिया अपने को, तो बोलता है O3 प्लस O गिव्स 2O2। ठीक है, अब यहां पर देखना, पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लेते हैं इसका स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो। ये 1 1 और ये 2 है ना बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या है, 1 1 और 2। तो इसका मैं ऐसे बोलूं कि इसका 1 मॉलिक्यूल विल इंटरैक्ट विद इसका 1 मॉलिक्यूल, और तुमको 10 दिखेगा नहीं तो। इस तरह से दिया हुआ है ना, O3 प्लस O गिव्स 2O2। ठीक है, इसका मतलब जरा समझ लो, इसका मतलब कि इसका एक मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद इसका एक मॉलिक्यूल टू गिव इसका 2 मॉलिक्यूल। बात समझ में आई? आई नो अब आप लोग ये आर्ग्यू करोगे कि सर आपने O को मॉलिक्यूल क्यों लिखा, एटम क्यों नहीं लिखा? पार्टिकल बोल दो यार, पार्टिकल बोल दो, मॉलिक्यूल क्या, पार्टिकल बोल दो ना, एटम भी नहीं मॉलिक्यूल भी मत बोलो, पार्टिकल बोल दो। बट रेशो क्या है, इधर 2 है, वो रिएक्ट करके सामने 2 बना रहे, ये फंडा है। बात समझ में आई है ना? और इसका उन्होंने हमको रेट इक्वेशन भी दिया हुआ है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू O3 और O। तो ये कौन से वाले फॉर्मेट में बैठता है? मेरे सेकंड वाले इक्वेशन के, है ना। रेट वाज K, A और B रेस टू समथिंग। अभी यहाँ पे रेस टू कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है मेरे प्यारे गधे बच्चों, बाय डिफॉल्ट क्या है, 1 होगा ना। तो आप मुझे आंख बंद करके आंसर बता सकते, कितना इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर, ऑर्डर क्या आ जाएगा बताओ? 1 + 1 कितना, 2, क्योंकि ऑर्डर क्या था मैंने बताया था ना, ऊपर जो है x + y। बोलो हाँ कि ना? सबको ये बात समझ में आई है ना? ऑर्डर क्या था हमारा, x + y। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी कितनी थी भाई? तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल प्लस एक मॉलिक्यूल, यानी कि 2 पार्टिकल कोलाइड हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी थी? और मॉलिक्यूलरिटी आप रिएक्शन को देख के बता सकते हो क्या? हाँ। ऑर्डर को आप रिएक्शन को देख के बता सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर कैसे बताते हैं? ऑर्डर कैसे बताते हैं? ऑर्डर बताते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो इसका क्या आएगा आंसर, देखो ना, समझ में आई बात? ऑर्डर बताते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो क्या आएगा आंसर बोलो? ऑप्शन ए, यानी कि 2 और 2। बोलो बात समझ में आ गई, हाँ कि ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं। आपको सब, आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। चलो, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सीधा सीधा क्या है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, A/A0/2K, A0/2K, यानी कि ऑप्शन शी इज योर करेक्ट आंसर, शी, राइट, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल, चलो एकदम फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5, ठीक है। और देखो मेरे को ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे जो वो खुद से सॉल्व नहीं करते ढंग से, आप लोग आलस करते हो, काम चोरी करते हो, पता है मुझे। पर एक चीज़ ये याद रखना कि कम से कम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये मेरे से बहुत आसानी से बन रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। तो कुछ और करो ना करो, बट ये सारे तो करने ही है ना। चलो, half life period of first order reaction A giving product is 6.93 hours. What is the value of rate constant? First order reaction, hint क्या है?
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हिंट दिया है आपको, ये एक्चुअली आंसर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो, बट ठीक है फिर भी मैं करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है मतलब कि टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या हुआ बच्चों, 0.693 अपॉन के, बरोबर है। तो के की वैल्यू क्या हुई, 0.693 अपॉन 6.93, बोलो हाँ कि ना। 6.93 दिया है ना तुमको टी हाफ का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, देखो तो कितना हुआ बोलो बच्चों, 0.1 पर आवर, है ना। अब बोलोगे पर आवर क्यों, क्योंकि भाई ये जो टाइम दिया तुमको आवर्स में दिया है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि भले ही टाइम की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो सेकेंड्स में होती है, बट प्रैक्टिकल क्या है बताना, प्रैक्टिकल हमारे लिए मिनट्स या आवर्स होते हैं ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, ऑप्शन बॉम्बे यानी कि बी। काफी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज नंबर 6। Rate law of the reaction A plus B giving product is, rate is equal to K A raised to 2। आप नोट कर रहे हैं ना सब बच्चों कि रेट लॉ हर क्वेश्चन में अलग अलग दे रहा है वो, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ना। तो उसने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके दिया है। तुम्हारा एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट फिक्स है बट वैल्यू फिक्स नहीं आ रही ना। कभी A raised to half हो रहा है, कभी A raised to 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है। पहले तो ये बता दो कि ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, इसका ऑर्डर कितना हुआ बच्चों, ऑर्डर हुआ 3, 2 + 1, सीधी बात है। ए के रिस्पेक्ट में 2, बी के रिस्पेक्ट में 1, कितना इजी हो रहा है देखो, है ना। अच्छा वो बोल रहा है व्हाट इज द रेट कांस्टेंट इफ द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज 0.22 molar per second when A is 1 molar and B is 0.25 molar। मतलब तुमको सब कुछ तो दे दिया उसने सब कुछ दे दिया, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। उसने तुमको क्या बोला, रेट इज, पढ़ो क्वेश्चन को, रेट इज 0.22 मिला। के की वैल्यू ढूंढनी है, ए की वैल्यू क्या दी है बोलो 1, बी की वैल्यू क्या दी है गधे बच्चों 0.25, तो के की वैल्यू क्या हो गई बताओ, के की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 0.22 अपॉन 0.25, है ना। तो ये 0.25 को आप 1/4 लिख सकते हो ना सीधा सीधा, यस। तो 0.22 × 4 यानी कि 0.88 आपका आंसर आ जाता है। कितना इजी है यार, 0.88 यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉम्बे बी। क्लियर एकदम। मोल स्क्वायर सेकंड, ठीक है, मोल स्क्वायर सेकंड। मोल स्क्वायर सेकंड क्यों आया, क्योंकि ये देखो ना, ये मोल पर सेकंड में दिया था, तो ये मोल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और ये भी मोल पर सेकंड में दिया था। आप कैलकुलेशन करोगे यूनिट्स का तो आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक हो गई बात। 7th क्वेश्चन, okay, so you have 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्टिवेशन। ये वाला नहीं है आपके सिलेबस में, मतलब इस बार डिलीटेड है, 7th को छोड़ दो, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी वाला फंडा नहीं है, ठीक है, वो आर्हीनियस इक्वेशन में आता है, छोड़ दो। नेक्स्ट वाला देखते हैं। In a multi-step reaction, the overall reaction rate is equal to the, ये तो पता ही है अपने को, यह बहुत अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी बार किया ये। 7th का डायरेक्ट जो है ना क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट से आया है सीधा। द स्लोएस्ट स्टेप, यस, द स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब क्या आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RDS, है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों, RDS। इसका मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को जब मैं थियरी सिखा रहा था। मैंने कहा था कि अगर सपोज आप एक रिले रेस दौड़ रहे हो,
4 जन, है ना, वो जो वाली रेस नहीं होती कि वो बेटन आप देते हो एक दूसरे के हाथ में, है ना। तो आपकी टीम का जो टाइम है वो आपकी टीम का स्लोएस्ट मेंबर डिसाइड करेगा कि फास्टेस्ट मेंबर? ऑब्वियसली स्लोएस्ट मेंबर ना। आप 3 जन पहुंच गए फिनिश लाइन पे 1 मिनट में और चौथा बंदा 5 मिनट बाद आया, तो टीम का टाइम क्या रिकॉर्ड हुआ? 5 मिनट। जो सबसे स्लो आया उसी के ऊपर रहा है ना, बस वही लॉजिक यहां लगाना है, जो स्लोएस्ट है वही टाइम डिटरमाइन करेगा। फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला उठा के पूछ लिया, क्या आंसर? और यहां पे एक ही ऑब्वियस आंसर है, इंटीग्रेटेड वर्ड आ गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। यस। अब एक चीज को ध्यान से सुन के, देख के, समझ के सोचना। जो लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं, कितने लोग ऑप्शन बी बोल रहे हैं? आपने अगर बी बोला तो वहां पे गड़बड़ हो गई, ध्यान से देखना। बी में माइनस साइन है बच्चों, माइनस साइन नहीं चाहिए ना अपने को फंडा क्या था, अपना रिएक्शन ये था, अपना जो इक्वेशन वो था ये 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए टी, और ये डिवाइड बाय टी था। पर मैं लॉग को अगर नेचुरल लॉग कर दूं तो मैं 2.303 को हटा दूंगा, चलेगा, है ना। और ये जो ए नॉट बाई ए टी है ना, उसको आप ए अपॉन ए माइनस एक्स भी लिख सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि शुरू में इनिशियल मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन थी ए और टाइम टी में एक्स कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो गई, यूजअप हो गई, तो फाइनली कितनी बची? ए माइनस एक्स बची। तो देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग इट, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। देयर आर 2 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट। अगेन इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं। तुम बोलो मेरे पास शुरू में 100 रुपए थे और लास्ट में 20 रुपए बचे, ऐसा बोल सकते हो। कोई और शाना होगा, वो बोलेगा शुरू में 100 रुपए थे, लास्ट में 100 माइनस 80 बचे। बात तो एक ही हुई ना, है कि नहीं? बस वही तरीका है उसको एक्सप्रेस करने का, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आंसर होगा एक्चुअली ऑप्शन सी। अगर बी मार्क करोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। चलो, देन सी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इसके लिए रट्टा मारने की कोशिश करते हैं अलग अलग रेट कांस्टेंट के यूनिट्स। बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप रटोगे तो 100% कंफ्यूज हो जाओगे और रॉन्ग लिख के आओगे। आपको क्या करना है, आपको 2 सेकेंड लगेगा डिराइव कर लेना है। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज इन मोलार। बोला ना मोलार, मोलार मतलब मोल पर लीटर ना, मोलैरिटी, राइट, मोल पर लीटर में, और पर यूनिट टाइम, ये भी पता है आपको। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो आपको पूछ रहा है रेट कांस्टेंट का यूनिट, ध्यान से सुनना। तो वो बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो आप मुझे बताओगे कि भाई रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू 1, बराबर है बच्चों? ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। ये समझा क्या हुआ, मोलार पर सेकेंड मतलब मोल पर लीटर सेकेंड। अच्छा, इज इक्वल टू के, और ये होता है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। सही है, बात समझ में आई? तो के की यूनिट क्या हो गई बताओ, मोल इंटू लीटर अपॉन लीटर इंटू मोल इंटू सेकेंड। तो ये तो कैंसल कैंसल, पूरा कैंसिल कैंसिल। तो के की यूनिट हो गई सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बंबई, बॉम्बे, करेक्ट है। काफी सिंपल, काफी इजी। अब ये रटने मत जाओ, ये सिंपल है यार। ऐसे करो ना, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोलैरिटी में होती है, यानी मोल पर लीटर में, और रेट मोल पर लीटर पर सेकंड में होती है। सपोज मैं तुमको सेकंड ऑर्डर के लिए पूछता, जस्ट मजाक में जाओ, सेकंड ऑर्डर के लिए भी पूछ लेता, तो तुम क्या करते बताओ, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर कर देते यार, इतना ही करते ना, क्योंकि ये स्क्वायर होता। बोलो हाँ कि ना। फिर कैंसिल कैंसिल खेलते, फिर आंसर आ जाता, है ना बच्चों। बहुत ही आसान बात है, तो बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल चीज़ है। रटने मत जाना, बस यही बता रहा हूँ। रटने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा।
चलो, फॉर विच ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज टाइम इनवर्स। ले सेम क्वेश्चन वापस रिपीट यार, आंसर क्या आएगा? टाइम इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन अगेन सारे क्वेश्चन आप बोलो, सारे आंसर बॉम्बे आ रहे ओ, क्योंकि मैं रहता हूँ ना बॉम्बे में यार। सो 11th का सीधा आंसर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटीग्रेटेड रेट, ये क्या बोलते हैं, रिपीट हुआ है ना क्वेश्चन, रिपीट हुआ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, क्या आएगा बच्चों? थोड़ा ट्रिक कर रहा है वो आपको, थोड़ा ट्रिक कर रहा है। हाँ, ऑप्शन आएगा आंसर अगेन ऑप्शन बी, वो थोड़ा ट्रिक कर रहा है आपको यहाँ पे। जिसकी मैथ स्ट्रांग नहीं है ना वो गड़बड़ करके आएगा यहाँ पे। देखो मैथ्स का फंडा है, देखो यहाँ पे k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी ln, अच्छा ln नहीं सॉरी लॉग, क्योंकि 2.303 है ना, लॉग है ना। अपना नॉर्मली a अपॉन a माइनस एक्स होता है बच्चों। लॉग को मैं उल्टा करूं, रिवर्स कर दूं तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना? ये तो लॉग का रूल है ना। अब बहुत बच्चे a देखेंगे तो a में देखो भाई a अपॉन a माइनस एक्स दिया हुआ है ऑप्शन a में, तो वो गलत है ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 का मेन वर्ड कहां से है, कहां से आप देखोगे क्वेश्चन 13 का मेन वर्ड? आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर बिकम हाफ? बिकम हाफ मतलब क्या ढूंढने को बोला? हाफ लाइफ ढूंढने को बोला है। बिकम हाफ मतलब क्या ढूंढने को बोला? हाफ लाइफ। अच्छा, रिएक्शन कौन सा दिया है? फर्स्ट ऑर्डर। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? सीधा सीधा फॉर्मूला है ना बच्चों, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। करेक्ट है। क्या है वैल्यू के की? .693 अपॉन 1.155 इंटू 10⁻⁻3, यही दिया ना। क्या आएगा आंसर? क्योंकि 15 11, हाँ 11 सिक्सा ये होता है ना, तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 600। कैलकुलेट करके देख लो, आंसर आ जाएगा ए, दैट इज 600। काफ़ी इजी कैलकुलेशन, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला जो है ये आपने फिजिक्स में किया हुआ है, वैसे एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई का क्वेश्चन उठा के दे दिया। अ सर्टेन न्यूक्लाइड हैज हाफ लाइफ ऑफ 30 मिनट्स इफ अ सैंपल कंटेनिंग 600 एटम इज अलाउड टू डीके फॉर 90 मिनट्स। 30 सेकेंड में आधा हो जाता है, तो सॉरी 30 मिनट में आधा हो जाता है। तो 600 एटम से 30 मिनट्स बाद ये कितना हो जाएगा बच्चों? 300। और 300 से और 30 मिनट्स बाद कितना हो जाएगा? 150। और 150 से और 30 मिनट्स बाद कितना हो जाएगा? 75। तो आंसर कितना हुआ बच्चों? ऑप्शन सी, यानी कि 75। नाउ इफ यू चेक द सॉल्यूशंस वेरियस ऑनलाइन वगैरह गिवन, तो दिल गिव यू होल फॉर्मूला, उसको लो टी हाफ के साथ डिवाइड करो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स 1/n⁴ ये पूरा काय को करने का सिंपल इंसान लॉजिक से आता है आंसर। 90 मिनट है, 30 मिनट 3 बार, 3 हाफ लाइफ गई, 3 बार आधा करो, 600 का आधा 300, उसका आधा 150, उसका आधा 75, आंसर आ गया। बोलो हाँ कि ना? राइट। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये बस क्वेश्चन है 15th। वो बोलता है 50% रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसोसिएट्स इन 15 मिनट, देन द टाइम डिसाइडेड टेकन बाय सब्सटेंस टू बिकम और टू डिसोसिएट 99%
विल बी हाउ मच? 15 मिनट में आधा हो जाता है, 15 मिनट में आधा हो जाता है, तो 99% डीके होने के लिए कितना टाइम लगेगा? कैसे करेंगे ये सोचो। वेरी गुड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। द फर्स्ट थिंग टू नोट इज रेडियो एक्टिव बोल दिया ना, तो दे विल ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर ओनली। और फर्स्ट ऑर्डर से मुझे ये मिल जाएगा टी हाफ इज 0.693 बाय के, तो मेरे को के मिल गया। कितना है मेरा टी हाफ? 15 मिनट, बरोबर है बच्चों? उल्टा किया ना मैंने, के मिल गया। अब वो बोल रहा है कितना डीके करना है, ओरिजिनल का 99% डीके करना है, तो के वॉज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए टी, है ना? तो ए नॉट और 1% बचा, 99% डिसोसिएट हो गया, मतलब बचा कितना बताओ? 1% बचा, मतलब 1/100 बचा, 1/100 ऑफ ओरिजिनल ना। तो क्या हुआ? ये गया कैंसिल, 100 गया ऊपर, और के क्या मिला था मेरे को? के को मैं इक्वेट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? के को इक्वेट करो, 0.693 बाय 15 इज इक्वल टू 2.303 बाय टी इंटू लॉग ऑफ 100 ना। लॉग ऑफ 100 इज हाउ मच? लॉग ऑफ 100 इज 2, सबको मालूम है। एंड द स्मार्ट स्टूडेंट्स विल डू, यू नो व्हाट हियर, अगेन इफ यू सी द ऑनलाइन सॉल्यूशंस एंड इफ यू सी वेयर दिस क्वेश्चन, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मिल भी जाएगा आपको सॉल्यूशन, वहाँ पे वो लोग ने पूरा कैलकुलेशन किया है। अपन क्या करेंगे? स्मार्टली करेंगे। क्या ये जो 693 है मैंने कैसे लाया था? ये थोड़ी देर पहले डिराइव भी करके समझाया था ना कि कैसे करेंगे। log 2 से मल्टीप्लाई करके लाया था ना ये, तो मैंने स्प्लिट कर लिया। पूछो क्यों? क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो मेरे को टी का आंसर चाहिए ना, कितना टाइम लगेगा मेरे को आंसर चाहिए, तो मैं बोलूंगा 2.303 इंटू 2 अपॉन 2.303 इंटू 0.3 इंटू 15, बरोबर है बच्चों? तो देखो ये कैंसिल, तो टी की वैल्यू हो गई 0.3 को मैं ऐसा लिखता हूँ, देखना ध्यान से, 0.3 को मैं लिखता हूँ 3/10। 3/10 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरा डेसिमल भी चला गया और मेरा 3 5 15 भी हो गया। बोलो हाँ कि ना, है ना? .301। हाँ, अभी आपको थोड़ा सा एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगेगा इसमें एक्चुअली, क्योंकि दो ऑप्शन बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं ना। 2 5 10 इंटू 10 100 आ रहा है, जबकि एक्चुअली आंसर क्या आना चाहिए? 99। क्यों? देखो इसकी आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो आपको आता है 99.66 आंसर मिनट्स में। तो यानी कि ऑप्शन बी, दैट इज बॉम्बे, इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके सॉल्यूशन में रॉन्ग दिया हुआ है, 99 दिया हुआ है, अपना आंसर एक्चुअली क्लोज टू 100 आ रहा है, ज़्यादा क्लोजर टू 100 है, तो अपना आंसर अपन बी मार्क कर रहे हैं, ना कि सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ रेडियम विद हाफ लाइफ ऑफ 1600 ईयर। सेम हुआ ना बच्चों, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देख पा रहे हो आप लोग? रेडियम है, क्या फॉलो करेगा? रेडियो एक्टिव है, क्या फॉलो करेगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो के क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन 1600 ईयर्स। ठीक है, तो कितना होगा? 69 डिवाइड बाई 16, 16 3 सा 48, 4 सा 64, तो 4 पॉइंट समथिंग, दैट शुड बी योर आंसर, है ना?
4.33 ये तो पक्का हो गया। और 10⁻⁻12 पागल हो गए क्या? 4.33 इंटू 10⁻⁻4 ऑब्वियस, करके देख लो। 69.3 अपॉन, है ना? तो 16 4 ज़ा 64 होता है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही ये तो आ गया, और ये 10⁻² ऊपर गया, और ये तो पहले से था, तो -4 हो गया। आंसर हो गया बॉम्बे। चलो ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया तो सीधा बी मार्क करके आना। सब बॉम्बे आ रहे, बी आ रहे। हाफ लाइफ पीरियड इज 1 hour, व्हाट इज आफ्टर 3 hours हाउ मच विल रिमेन? आर यू सीरियस? ये मैं 5वीं क्लास के बच्चे को दूंगा, वो भी कर लेगा। 1 घंटे में आधा होता है, फिर 2 घंटे में क्या होगा? 1/4। फिर 3 घंटे में क्या होगा? 1/8। आंसर है ए। मतलब इसका सॉल्यूशन लिखना भी आपके लिए आपकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट करने जैसा होगा, और मैं आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं नहीं करूँगा आपकी इंसल्ट। हाँ बच्चों, चलो 18 करें। वैल्यू सेम, बार बार रिपीट, सेम और सेम। आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि इस चैप्टर में से ये घूम फिर के यही 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं हर साल, और यही टाइप के पूछते हैं, और यही आने वाले। ये दिमाग में बिठा लो, है ना? K इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा? 0.693 अपॉन 138.6, है ना? अभी 138.6 अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये 69.3 का डबल होता है। तो इसको मैं अगर 69.3 कर दूं और इसको मैं 138.6 कर दूं, तो मेरे को यहाँ पे 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻²। सही है? तो ये हो जाएगा 0.005 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन दिल्ली। बोलो हाँ कि ना? किसी को कुछ बाउंसर जा रहा है तो प्लीज बता देना। ओके, दैट वाज 0.005। देन यू हैव 19th, फिर से वही। हाँ, 100 मिलीग्राम का 50 मिलीग्राम होगा 5760 साल में, फिर उसका 25 मिलीग्राम होगा 5760 का 2 बार ना, तो 5700 का डबल करो, 11520। तो 19 का आंसर होना चाहिए कितना होता है? 11520। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बहुत ईजी। अच्छा, इसमें जैसा मैंने कहा ना कि अगर आप टेक्स्ट बुक को खोल के देखोगे, आप कोई मतलब ऑनलाइन कुछ नोट्स वोट्स कहीं आजकल सब डाल रहे हैं ना, तो वो करोगे तो आपको ये फॉर्मूला से सॉल्व करे किया हुआ मिलेगा, जो ठीक है बकवास है, सिंपल लॉजिक से सॉल्व होता है। ठीक है, देन यू हैव लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, if A is the initial concentration, time required to decompose half, है ना, half of this order, half of the substance for nth order reaction is inversely, this is not there, this part they have cancelled out from your, this equation is not included, but still I'll give you the answer, of course, just remember it like an equation। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ठीक है, तो इसका T हाफ जो है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिकली टू A⁻1 - n। A⁻1 - n से प्रोपोर्शनल होता है। ये यहाँ पर दिया हुआ नहीं है आपके टेक्स्ट में, अभी वो ओल्ड सिलेबस में था, उसमें से पूछ लिया है, बट ठीक है, ओके, जस्ट रिमेंबर इट। 19th वाला क्वेश्चन देखो, 19th वाला डाउट है। 19th वाला तो यार कितना इजी है। 100 मिलीग्राम को 25 मिलीग्राम करना है, तो 100 मिलीग्राम का 50 करने के लिए कितना हाफ लाइफ चाहिए? एक हाफ लाइफ। कितना दिया एक हाफ लाइफ? 5760 साल, बरोबर है। और 25 करने के लिए और एक बार हाफ लाइफ, तो 2 बार हाफ लाइफ हो गई, है ना। तो ये हुआ 19th का आंसर डी। ठीक है, 20th का आंसर है अगेन हमारा फेवरेट बॉम्बे। ठीक है, सो दैट all the questions of the main important questions और repetitive types जो हैं along with all the synopsis
I've done for you. So that is chemical kinetics. What I want you to do is attempt all the questions from that target wala book. It's a very good book for CET, obviously you'll know this, right? You'll be solving that, solve that, and then I'll take the doubts, all the questions from that also. Okay? So I'll see you in the next session.